एडिटोरियल बुक है। एडिटोरियल बुक का सेट 3 हम लोग देखेंगे आज। देखिए, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? पहले जो है ना, मेघालय में रेलवे लाइन नहीं था, लेकिन मेघालय में अब 131 किलोमीटर का जो है रेल मार्ग जो है वो बन गया है। कहाँ तक बना है? तो गारो हिल्स तक बन गया है और वो चालू भी हो गया है। अब उसके चालू होने के बाद जो है ना, ऐसा कोई राज्य नहीं बचा भारत में जहाँ पे रेलवे लाइन ना हो। और भारत में रेलवे लाइन की जो है वो कुल लंबाई कितनी है? 66,687 किलोमीटर है। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा ई? इसका उत्तर होगा, पहला क्वेश्चन का उत्तर ही ई हो गया। रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो रात्रि में जो चमकते हैं वो खगोलीय पिंड होते हैं। जैसे चांद, ये भी खगोलीय पिंड है, तारे भी खगोलीय पिंड है। बरमूडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? बरमूडा त्रिभुज जो है ना, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ये यहाँ पर ना वायुयान और जलयान दोनों गायब हो जाते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना तो मालूम होना चाहिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? देखिए, जो नवीन मोरदार पर्वत है ना, वहाँ पे ये चोटियाँ पाई जाती है। किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र को परिवर्तित किया? तो पेंक ने किया था। अपरदन चक्र जो होता है ना, उसको पेंक ने परिवर्तित किया था। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को क्या कहलाती है? भाई, पुरानी कछाड़ी मिट्टी तक जो है ना, नवीन जलोढ़ मिट्टी नहीं जा पाती है, तो उसको बांगड़ बोलते हैं। ये बांगड़ और खादर दो होती है, तो वो बांगड़ मिट्टी है, पुरानी कछाड़ी मिट्टी। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद जो है ना, वो गंगोत्री है। भाई, लंबाई चौड़ाई भी एक बार ध्यान रहे तो अच्छा है। गंगा वहाँ से निकलती है। रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? देखिए, रबड़ का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य कौन सा है? दुनिया का पहला जो है वो तो सिक्किम ही है, भारत का। और कौन से साल में ये घोषित हुआ था, ये एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो देखिए, ये होती है बंगाल की खाड़ी में। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र में आता है? ये आता है CAW में। बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है, ये होता है बंगाल की मानसून शाखा से। पूर्वी समर्पित मालभारा गलियारे का परिचालन नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, अभी तो कहाँ स्थित है ये स्थित है प्रयागराज में। अब प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद था वहाँ का। संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है? ये पश्चिम बंगाल एवं असम में प्रवाहित होती है संकोश नदी। निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र एवं वहाँ पाए जाने वाले वृक्ष का मिलान सुमेलित नहीं है? देखिए, किसका मिलान सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर जो है ना, हिमालय का तराई क्षेत्र सिनकोना, ये वाला नहीं है। ये हिमालय की तराई में सिनकोना मिलता है क्या? मिलता है, ठीक है। ये सिनकोना औषधीय पौधा है, हिमालय की तराई क्षेत्र में मिलता है। मध्य भारत देवदार नहीं, मध्य भारत में देवदार नहीं मिलता है। और सुंदरवन में सुंदरी ठीक है। उच्च हिमालय में साल नहीं, यहाँ पे साल नहीं मिलते हैं, है ना। साल जो है ना, वो मध्य भारत जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में मिलता है। सिनकोना तराई क्षेत्र का औषधीय पौधा है। देवदार जो है वो पश्चिम हिमालय पर मिलता है, 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा इसका उत्तर। मैं जो बोलता हूँ ना, उसको एकदम ध्यान से सुनिए, इसलिए मैं एक्स्ट्रा बातें और जोक्स वगैरह नहीं बोलता हूँ। विश्व एवं भारत के संबंध में हरित क्रांति के पिता हैं क्रमशः। तो हरित क्रांति के पिता कौन कौन से हो गए? एक तो देखिए, एक तो थे, पहले थे विश्व में कौन थे? तो ये थे अर्नेस्ट बोरलॉग एवं स्वामीनाथन, ये सही होगा। ए में उल्टा लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है।
अब देखिए निम्न में सही है, तो निम्न में सही है, तो निम्न में क्या सही है? खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर ठीक है, मिथिलेश स्टेडियम जो है वो पटना सही है, राजेंद्र स्टेडियम जो है ना ये छपरा में है, ठीक है ना, और इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है ये पूर्णिया में है। तो यहाँ पे मेल ये गलत दिख रहा है, तो ई इसका उत्तर होगा। विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? कुल सदस्यों का 5/6 भाग। इसका पूरा डिटेल एक बार देख लीजिएगा। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है इसमें। तो देखिए धन विधेयक जो हो गया 110 ये सही है, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 सही है, विनियोग विधेयक 114 सही है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 सही है। तो बी में ये सब दिख रहा है, तो ये सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? अनुच्छेद 164। भाई ये सब अनुच्छेद एकदम याद रहने चाहिए। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है मूल कर्तव्यों से। निम्नलिखित में से किस संस्थानों को विघटित नहीं किया जा सकता है? देखिए किसको किसको नहीं, तो राज्यसभा को और विधान परिषद को। राज्यसभा विधान परिषद विघटित नहीं होता है, ये उत्तर हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। अनुच्छेद 119 ख में ये लिखा गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा, और उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री अधिकतम कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? 6 महीना। 6 माह तक मंत्री रहा जा सकता है। मैं भी 6 महीने तक मंत्री रह सकता हूँ बिना विधानसभा में चुने हुए। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति। इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? ये बनी थी सुचेता कृपलानी। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है पुंछी आयोग की रिपोर्ट। देखिए पुंछी आयोग जो है ना 2010 में बना था केंद्र राज्य संबंध से। इसके अलावा राजमन्नार आयोग 1970 में था, ये भी से संबंधित था। भगवान सहाय समिति 1971 में, और सरकारिया आयोग 1983 में बने थे। सबका एक ही लक्ष्य था कि केंद्र राज्य संबंधों को और अच्छा और मजबूत करना। श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? जो श्रम है मानव श्रम वो है समवर्ती सूची का विषय है। ट्रेजरी बिल कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है? देखिए ट्रेजरी बिल जो है ना, ट्रेजरी बिल आरबीआई के द्वारा भारत सरकार को अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराती है। तो 25,000 के गुणक में यह जो है वो होता है 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन के लिए जारी किया जाता है। तो 60 दिन को छोड़ के तो बाकी सब सही है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, ये है ना। 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए मिलता है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा प्रतिदिन कितना डॉलर से कम पर जीवन यापन का पर निर्धारित किया गया है? ये है 1.9 डॉलर। स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यह है ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों संघ शासित प्रदेशों का सही क्रम है। अभी देखिए पिछले सेट में भी सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यह है गोवा, सिक्किम और दिल्ली। सबसे ज़्यादा गोवा, फिर सिक्किम, फिर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में भू जोतों का औसत आकार कितना है? ये 2.66 एकड़ है। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें कौन सा सही है?
वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में है, बिल्कुल सही है। संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण करता है, बिल्कुल सही है। राज्यों को सहमत अनुदान के लिए सिद्धांत का निर्माण करता है, बिल्कुल। तो 1 2 3 तीनों सही है, लेकिन यहाँ पर तो 1 2 3 नहीं दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। बीपीएससी ऐसे प्रश्नों से आपको परेशान कर सकती है, छका सकती है, बस झांसे में आना नहीं है। नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? ये है समुद्री संसाधन से है। नीली अर्थव्यवस्था का मतलब भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य है? यह है 2025 तक। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि ग्रामीण इलाकों में प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है? तो ये है 12,000 रुपये। जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? ये 2024-25 तक। 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य कितना है? ये है 6,11,804 करोड़ रुपए। बजट 2020-21 में लगभग कितने विद्यार्थियों को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है? तो ये 15,000 को। बजट 2020-21 में किस वर्ष तक ब्रॉडगेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? 2023 तक। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए। तो देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है उस दिन। तो 9 जनवरी 1915 को ये वापस आ गए थे दक्षिण अफ्रीका से, काफ़ी लंबे प्रवास के बाद। प्रवास की अवधि कितनी थी दक्षिण अफ्रीका में? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा। प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। द इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये थे सर विलियम हंटर। बिहार के गया में निम्नलिखित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? ये थे लॉर्ड रीडिंग। साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी? देखिए, मोतीलाल नेहरू। याद है स्वराज पार्टी वाला इशूज़। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। देखिए, अब इसको सही क्रम में सजाना है तो बटलर आयोग कब हुआ था, याद है? इधर से ही देखते हैं, बटलर आयोग कब था? ये तो 1927 में था। ये बटलर आयोग 1927 में था। इसके सविनय अवज्ञा का डेट याद है? सविनय अवज्ञा कब हुई थी? ये 6 अप्रैल। और कौन सा साल था ये? 6 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? थोड़ा सा याद करिए, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का टाइम क्या था? ये नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ था। नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ था। और भगत सिंह को फांसी कब? 23 मार्च 1931 को। अब देखिए, सारा डेट आपको सामने में दिख गया। अब बताइए कि कौन सा उत्तर इसका होगा। तो ये बी जो है ना, ये इसका उत्तर ज़्यादा सटीक बैठेगा। चलिए आगे देखते हैं। अष्टमान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? देखिए, केवल 4 मंत्री के पद आनुवंशिक नहीं होते थे, तो यहाँ पे ये दिख गया हमें। अष्टप्रधान क्या था? यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। वर्ष 1953 में निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी असफल रहे?
देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने भी बोला था और विट्ठल भाई पटेल ने भी बोला था उस समय में। और विट्ठल भाई पटेल कौन थे? विट्ठल भाई पटेल जो थे ना, वो हमारे आयरन मैन के लौह पुरुष जो हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात 1933 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस एवं विट्ठल भाई पटेल ने महात्मा गांधी को राजनीतिक रूप से असफल कहा था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। दोनों नाम यहाँ पर है। निम्नलिखित में से किसने 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी? ये किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। निम्न में से कौन युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित है? ये डेरोजियो। निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? भाई गोपाल हरि देशमुख। एकदम नाम देखते ही एकदम सीधा टिक लगाइए। निम्नलिखित में से किसने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की? पंडित रमाबाई ने। पंडिता रमाबाई। सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? इसका उद्देश्य सिखों के लिए आधुनिक पश्चिमी शिक्षा देना था। बिल्कुल सही है। इसका गठन हिंदू पुनरुत्थानवादियों द्वारा सिखों में धर्मांतरण गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किया गया था। ये भी सही है। अकाली आंदोलन इसी आंदोलन की एक शाखा थी। ये भी सही है। इसकी स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई। तो ये सभी सही है। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ई उत्तर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये सही है। निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से प्रसिद्ध किया था? ये था सन्यासी विद्रोह। बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? ये थे मधुकर शाह और जवाहर सिंह। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था पागलपंथी विद्रोह। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था पहली बार। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ निम्नलिखित में से कौन सा है? ये 16 सूत्र है। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये अज्ञात नाविक समूह है। ये किस पुस्तक के रचयिता कालिदास हैं? ऋतु संहारम। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? ये नवपाषाण काल में शुरू हुई। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। तारीख़े शेरशाही की रचना किस शासक के समय हुई? अकबर के समय हुई। तारीख़े शेरशाही कब? अकबर के समय में। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था। ये था इल्तुतमिश। दीवाने अमीर कोही का संबंध निम्न में से किससे है? ये कृषि से है। पाल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? गोपाल को। निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? मार्को पोलो को कहा जाता है। तूतीनामा किस चित्रकार की प्रमुख कृति है? दशवंत की। निम्नलिखित में से किसे सिर्रे अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया? यह है दारासिको। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? ये किया बहलोल लोदी ने।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे? हजारीबाग सेंट्रल जेल से। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मुंगेर के क्षेत्र को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की? ये थे सिकंदर लोदी। बिहार से प्रकाशित होने वाले किस समाचार पत्र के संपादक को हटाकर ब्रिटिश साम्राज्य ने कनिंघम को संपादक नियुक्त किया था? ये था बिहारी। असहयोग आंदोलन के दौरान किस बिहारी ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये थे महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद कौन थे? ये ध्यान दीजिए, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई थे। हाल ही में कौन सा देश एससीओ का 9वां सदस्य बना है? ये बना है ईरान। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये, चाइना का संगठन समझ लीजिए। ओलंपिक 2020 के पदक विजेता एवं संबंधित खेल के मिलान में सही कौन सा सही या कौन से सही हैं? देखिए, इसमें मीराबाई चानू भारोत्तोलन 49 किलोग्राम सही है। रवि कुमार दहिया कुश्ती 65 किलोग्राम, ये वाला गलत है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। बजरंग पूनिया कुश्ती 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल, ये भी गलत है। तो बी और सी दोनों गलत हैं। लवलीना बोर्गेहेन मुक्केबाजी 64 से 69 किलोग्राम, ये सही है। तो उत्तर इसका ई हो जाएगा। जहाँ दो आ गया, ई उत्तर पे जाइए। भारत की ओर से 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में कप्तानी करने वाले विराट कोहली हैं। ये तीसरे कप्तान हैं, ठीक है ना। इससे पहले जो है ना मोहम्मद अजरुद्दीन और ये भी महेंद्र सिंह धोनी भी कर चुके हैं कप्तानी इतने मैचों में। संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव पद पर निम्न में से किसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया है? एंटोनियो गुटरेस को दोबारा चुना गया है। निम्न में से कौन से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? ये बन गई है शेफाली वर्मा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? महमूद जमाल को नामित किया है कनाडा में। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? किस देश में खोज की गई है ये खोजा गया है बोत्सवाना में। अभी चर्चा में रहा था। विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है रिफ्यूजी डे। निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? बिटकॉइन को सबसे पहले मान्यता किसने दी है? भाई ये दी है अल साल्वाडोर ने। भाई ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इस पर मत जाइए। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? देखिए, डिंको सिंह का निधन हुआ है। शायद कैंसर से पीड़ित थे, ये समाचारों में भी आया था। पद्म पुरस्कार भी मिला था इनको। निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है गुजरात ने। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? 7.5% की दर से बढ़ेगा ये। किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? ये मिला है अरुणाचल प्रदेश को। भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो ये आरबीएल बैंक के होंगे ये। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? याद करिए, केजरीवाल जी ने ये घोषणा की थी। ये मामला कहाँ का है? दिल्ली का है ये मामला।
हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? भाई किसको चुना गया? ये चुना गया है भारत को। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 में रामसर सूची में शामिल होने वाली भारत की आर्द्रभूमि नहीं है? देखिए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान शामिल था, भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य भी शामिल हुआ, वाधवाना आर्द्रभूमि भी, और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य भी। ठीक है ना, तो ये सभी शामिल हो गए, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? देखिए, ये शुभारंभ किया है राजस्थान ने। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया? ये मॉरिशस के थे। ये निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? AV सरस्वती को सम्मानित किया गया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? ये है सजग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? तो ये मालदीव के साथ हुआ है ये समझौता। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? अरुण कुमार मिश्रा को यह पोस्ट मिला है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? TV नरेंद्रन को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता कौन हैं? तो ये है मैदा बिलाल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 0 से लेकर 18 वर्ष तक की कुल आबादी का हिस्सा कितना बिहार में निवास करता है? 11% हिस्सा बिहार में निवास करता है। बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किस पक्षी अभयारण्य में किया गया था? तो देखिए, दो जगह किया गया था, जमुई में ही, नागी में भी और नकटी में भी। तो A और B दोनों हो जाएगा। तो इसका उत्तर हम लोग कहाँ E के थ्रू हम लोग चले जाएंगे, E इसका उत्तर मानेंगे। A और B दोनों जगह था। बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 8 मार्च 2021 से शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? तो ये है प्रवेशोत्सव। बिहार के किस स्थान पर केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है? ये वीरपुर में किया जा रहा है। ये बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को मार्च 2021 में मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर कितना खर्च आएगा? 4,900 करोड़ का खर्चा आएगा। बिहार के किस साहित्यकार के जीवन पर 45 मिनट की फिल्म संवदिया बनाई गई है? देखिए, हम लोगों ने स्कूल में इसको पढ़ा भी था, हाई स्कूल में इसको पढ़ा था। ये फणीश्वर नाथ रेणु की है संवदिया, है ना। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है, तो पदार्थ है प्रतिचुंबकीय। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? देखिए, ये दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, ठीक है ना। चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर से दक्षिण नहीं होगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ होगा। टेस्ला इकाई है, टेस्ला इकाई है चुंबकीय क्षेत्र की। MRI मशीन में इनमें से किसका प्रयोग होता है? चुंबकीय तरंगों का यूज होता है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणें सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता है। निम्नलिखित में से
किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? देखिए हीलियम का यूज़ नहीं किया जा सकता है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ये तीनों यूज होता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है, तो ये सीसा होगा। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है, तो प्रथम उपग्रह जो भेजा गया था वो भेजा गया था आर्यभट्ट। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? नारंगी रंग का होता है। ये आवाज़ रिकॉर्ड करने के काम आता है पायलट्स की। जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? ये संतृप्त वसा अम्ल होता है। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? प्राथमिक उपभोक्ता की सर्वाधिक संख्या होती है। मुझे लगता है एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो ये देखिए मैंने गलत उसको प्रेडिक्ट किया। मुझे लगता है अपघटक बहुत होंगे, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अपघटक ही होंगे। बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, तो उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी, हर जगह मौजूद भी हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ये किया था हमारे भारतीय साइंटिस्ट खुराना ने। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। किनके साथ संयुक्त रूप से मिला था ये मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, गूगल का इस्तेमाल करिए। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो लाल रुधिर कणिका द्वारा पहुंचता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? देखिए सबसे अधिक जो होगा ना औषधि का अवशोषण, ये होगा अमाशय में होगा। ये औषधि अमाशय में ही अवशोषित होती है। शरीर का ताप नियंत्रक केंद्र कहाँ स्थित है? ये है हाइपोथैलेमस। निम्न में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं? देखिए ये किसको बोलते हैं, तो देखिए इसमें मैं थोड़ा इंजीनियरिंग का दिमाग लगाता हूँ, मैंने डिग्री ले रखी है इंजीनियरिंग में। तो नैंड एवं नॉर को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, क्योंकि इस गेट से कोई भी गेट का निर्माण किया जाता है, कोई भी गेट बन सकता है नैंड और नॉर से। एंड और नॉट को बेसिक गेट कहा जाता है। तो ठीक है, तो इसका उत्तर ई के जाएंगे ये। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो ये है शुक्र ग्रह। किस युग्म में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? देखिए बल और दाब में नहीं है विमीय सूत्र इसका। तूतिया या नीला तोता के नाम से जाना जाता है। ये CuSO4.5H2O को। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षी प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? तो यह है इन्फ्लुएंजा। किस ब्लड समूह वालों में एंटीजन यानी प्रतिजन अनुपस्थित रहता है? ओ में अनुपस्थित रहता है। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? कार्ल एवं बेंदा ने किया था। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होती है, मीथेन बनती है वो। इनमें अम्लों का उसके स्रोत से सही मिलान नहीं है। देखिए इसमें जो है ना एसिटिक एसिड आंवला, ये तो नहीं होगा। लैक्टिक एसिड दही सही है। बेंजोइक एसिड चींटी भी सही है। और टार्टेरिक एसिड इमली और अंगूर, ये इमली और अंगूर तो ए और डी दोनों असत्य है। तो इसका उत्तर जो है ना हम लोग किसके थ्रू चले जाएंगे? ई के थ्रू जाएंगे हम लोग। ए का भी और ई का भी दोनों का जो है मिलान सही नहीं है, तो हम लोग क्या ई के थ्रू चले जाएंगे, ई होगा। इनमें से एल्यूमिनियम का अयस्क है। देखिए बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, क्रायोलाइट भी एल्यूमिनियम का अयस्क है, और कोरंडम भी एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो तीनों एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो हम ई के थ्रू जाएंगे, ई होगा उत्तर। जर्मन सिल्वर एक मिश्रण है।
तो जर्मन सिल्वर जो है ना, इसमें हम लोग देखते हैं कि जर्मन सिल्वर में सी क्या होता है, 60% होता है। जेड कितना होता है, 25% होता है। और एन 15% होता है। इसका प्रयोग बर्तन और मूर्ति बनाने में किया जाता है। तो 138 में मुझे लगता है कि ई सही होगा, ठीक है ना, ई वाला होगा, क्योंकि इसमें सी और जेड कहीं पर दिख रहा है, सी और जेड कहीं नहीं दिख रहा है, और एन भी इसमें मिक्स होता है। तो कम से कम सी और जेड होता ना तो हम शायद उसकी तरफ जा सकते थे, लेकिन ई इसका उत्तर होगा। सोडा ग्लास में मुख्य रूप से कौन सा मिश्रित है? देखिए, सोडा ग्लास में मुख्य रूप से सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एवं सिलिका मुख्य रूप से पाया जाता है। इसका प्रयोग जो है, जो ट्यूबलाइट में, बोतल में, घरेलू बर्तन में, प्रयोगशाला उपकरण बनाने में होता है। तो यहाँ तक कुछ दिख नहीं रहा, तो उत्तर क्या होगा, ई हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है, तो ये है 120 दिन। देखिए 140 नंबर हमने 35 मिनट में कर दिया। अब 10 क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन हमारे पास बचा है, इसको भी फटाफट निपटाते हैं। देखिए, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 35 तथा 40% है, एवं लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है? अब देखिए 141 नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे लिखने में आसानी हो जाएगी। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि 40% से देखिए ना, 40% है लड़के के लिए, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा, 483, कितने से प्लस 117 जोड़ेंगे तो 40% हो जाएगा। दोनों को जोड़िए, कितना होता है, ये 600 हो गया, ठीक है ना, 600 हो गया। अब ये देखिए 600 नंबर चाहिए तो लड़का पास करेगा। अब लड़की कितने नंबर पे पास करेगी, तो 40% हो गया, तो 1% बड़ा, तो 35% में हम लोग क्या देखेंगे, 35% में सीधा यहीं से कर देते हैं, 600/40 गुने कितना कर देंगे, 35, कितना हो जाएगा, इसको हल करिए, इस तरह से काट दीजिए, है ना, 2 × 4 30, ठीक है ना, 2 15, 15 गुने 35, 15 45 के 5, ये 525, ठीक है ना, 525 नंबर चाहिए एक लड़की को पास होने के लिए। कितना आसान था ये क्वेश्चन, आराम से हो गया। 142 को देखते हैं, पढ़ने में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर में पार करती है, तथा एक दूसरे को 23 सेकंड से पार करती है। इसकी चालों का अनुपात क्या है? अब देखिए, चाल का अनुपात निकालना है, तो माना कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः x मीटर सेकंड और y मीटर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, प्रश्न से ही हम लोग देखें, तो पहली रेलगाड़ी की कितनी आ जाएगी, 27x, ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी की कितना हो जाएगी, 17y, x और y हमने माना है। अब इसको समीकरण पे फिट करते हैं, तो क्या देखते हैं, 27x प्लस 17y बटे x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा। प्रश्न से देख लीजिए, है ना, प्रश्न के अनुसार से इसको देखिए, 23 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा, 27x प्लस 17y बराबर 23x प्लस 23y हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। 4x बराबर 6y हो गया, है ना, x/y बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 6, 3/2, तो 3:2 हो गया, 3:2, ये हमारा उत्तर हो गया। तो देखिए 141 में हमने टिक नहीं लगाया, 525 था, बी उत्तर हुआ था, और इसमें क्या हो गया, 3:2 हो गया, तो कितना हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो इस चिल्लाने पे ध्यान नहीं देना है, बगल में बच्चे के चिल्लाने पे, ठीक है ना। चलिए, तो 3:2 हो गया। 143 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपये का साधारण ब्याज y रुपये हो तथा y रुपये का साधारण ब्याज z रुपये हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, कितना देख लेते हैं इसको। 143 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लिया,
देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि वार्षिक दर R% है, ठीक है ना। माना कि वार्षिक दर क्या है, R% है, और समय क्या है, T वर्ष है, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, एग्जाम में भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको तो सीधा ऑब्जेक्टिव है। और अब प्रश्न के अनुसार से क्या हो जाएगा, XRT/100 बराबर Y बराबर RT बराबर 100Y/X, ठीक है। देख लीजिए प्रश्न, और क्या हो जाएगा, दूसरा जो बन जाएगा ये है YRT/100 बराबर Z बराबर RT बराबर 100Z/Y है। आराम से हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 100/X बराबर 100Z/Y हो जाएगा भाई, आराम से देख लीजिए, ज़्यादा समझाऊंगा नहीं मैं, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब Y² बराबर XZ हम निकाल सकते हैं। तो हमारा XZ जो है, जो हमारा जो है Y² बराबर कितना, XZ हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। अब देखना है कि Y² बराबर XZ का है। चलिए ZX एक ही बात है, इसका उत्तर B हो जाएगा। सिंपल है, बस इसको फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए। मैंने बेसिक स्टेप बताए हैं, खुद कर लीजिए। कोई दिक्कत होगी तो मैं पूरा मैथ के लिए अलग से पढ़ाऊँगा, पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। एक साथी और को रख लूँगा मैं, ताकि दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं कि ABC अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकता है। A अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह B तथा C की सहायता में कार्य करता है। तो पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए इसको तो सीधा ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि उत्तर E दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर ABCD 4 उत्तर होते तो हम लोग बहुत आराम से 15 दिन की तरफ चले जाते। खुद देखिए 20 दिन में कर सकता है तो 30 दिन तो होगा नहीं, 24 दिन होगा नहीं, और लगातार कर रहा है, सहायता भी ले रहा है, तो 18 दिन से भी कम समय लगेगा। तो पहले देख लेते हैं कि हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हमने लगाया 15 दिन, तो ये सही भी है या नहीं है। देखिए अब इसके बाद 144 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं, ठीक है। आपने प्रश्न को देख लिया। चलिए इसको देखते हैं। 3 दिन का कार्य है, तो उसको कैसे हम लोग समीकरण, तो 2/20 समीकरण पे फिट कर दिए इसको, प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। यही काम कर रहा है ना वो, प्रश्न के अनुसार से देखिए यही काम हो रहा है ना। इसको चलिए इसको सॉल्व कर, आप प्रश्न देखिए, मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये 1/5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो भाग कार्य करने में दिन का समय लगता है, तो एक भाग कार्य करने में कितना समय का लगेगा, 3 × 5 बराबर 15 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। तो 15 दिन हमने इसे ही देखा था, तो ये 15 दिन सही है। अब देखिए 145 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग को देखना है कि 3700 रुपये को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया है कि A का भाग बटे B का भाग बराबर B का भाग बटे C का भाग बराबर 3/4 है। तब A का भाग कितना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देखने में भले थोड़ा पेचीदा लगे, लेकिन देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। देखिए प्रश्न से जाइए, A भी कितना है, 3/4 है, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 9/12 लिख सकते हैं। B/C कितना है, 3/4 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 12/16, ठीक है ना। तो हमें अनुपात बनाने में आसानी हो जाएगी। तो A/B/C कितना हो जाएगा, 9/12/16 हो गया। तो A का भाग ज्ञात करना है, तो A का भाग कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, बहुत सिंपल से, ये 37, इसको जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। तो 9 A का भाग निकालना है, तो 9/37 गुने कितना, 3700। इसको कट करेंगे, 37 एक ही बार में कट हो गया है ना, 100, तो बराबर कितना हो गया, तो 900 रुपया हो गया। बहुत आसानी से हो गया, कहाँ मुश्किल थी, एकदम आसान सा सवाल था। तो हमने, अब देखिए 900 का है क्या, 900 रुपये है यहाँ पे। चलिए यहाँ से आराम से निकल गया। आगे देखते हैं। 2 अंकों की संख्या इस प्रकार की है कि उनके अंकों का गुणनफल 12 है। इन संख्याओं में 36 जोड़ने से संख्या के अंकों का स्थान आपस में बदल जाते हैं। नई संख्या का इकाई अंक क्या है।
अब देखिए इसमें मानना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, कि माना कि संख्या का इकाई अंक कितना है, y है, तथा दहाई अंक क्या है, x है, ठीक है। तब संख्या क्या आ जाएगी, इकाई अंक y है, दहाई अंक x है, संख्या हो जाएगी 10x प्लस y हो जाएगी। अब क्या है, एक्स वाई कितना दिया हुआ है, एक्स वाई 12 दिया हुआ है, और 10x प्लस वाई प्लस 36 बराबर 10y प्लस x, जो दिया हुआ है वही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। ये इतना लिख सकते हैं, 9x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा, -36, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, -4 आ गया, ठीक है। ये समीकरण 2 रख दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 से अगर हम लोग देखें तो आराम से क्या निकल जाएगा हमारा, y बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। उत्तर की तरफ आए, उत्तर में हमारा क्या पूछ रहा है, नई संख्या का इकाई अंक क्या है, ठीक है ना। नई संख्या का इकाई अंक क्या है, आप देख लीजिए इकाई अंक क्या है, जो x है वो इकाई है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। एक पंखे को 4% की हानि पर 3600 में बेचा जाता है, यदि इसे 4200 में बेचा जाता है तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखिए पंखा है, कितना 4% हानि पर बेचा जाता है ना, तो इसका मूलधन पहले ज्ञात कर लेते हैं। मूलधन जैसे ही ज्ञात होगा ना, सारा काम हो जाएगा। 147 इतने दूर में काफ़ी है बनाना, ठीक है ना, इतना छोटा सा ही प्रश्न है। मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे इसका, सीधा 3600 बट्टे 96 गुने 100, यही मूलधन होगा, ठीक है। कर लीजिए इसको, क्रॉस व्रॉस कर लीजिए, इसको थोड़ा सा काटिए, 12 × 96, 12 × 96, 12 × 36, ठीक है। ये भी कट जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 34, 8 पंचे 40। चलिए इसको 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 और ये 15, मतलब 150 गुने 300, 150 हुआ। फिर इसको काट देंगे, देखिए इसको क्रॉस करिएगा ना, इसको ये कितना आ जाएगा, 3750 रुपये के करीब करीब आ जाएगा इसका, ठीक है ना, 3750 आ जाएगा। अब लाभ जो है ना, इसको देखना है कि 1 मिनट देखें, इसको 4% हानि है तो 96। अब इसमें लाभ देखना है, लाभ किस तरह से निकलेगा ये लाभ, देखिए अब प्रश्न से 4200 माइनस 3750 बराबर लाभ कितना निकला, तो 450 निकला, ठीक है। अब 450 लाभ निकला तो परसेंटेज लाभ कितना होगा, 450 बट्टे 375 गुने 100, यही हमारा परसेंटेज लाभ निकला। क्रॉस कर दीजिए इसको, कि मैंने थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज़ किया है, 12% इसका जो है लाभ निकल जाएगा। तो 12% है क्या हमारे पास, लाभ 12% है। चलिए आगे देखते हैं, 148 नंबर क्वेश्चन है। एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनकी वक्र पृष्ठों की क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए अब इसमें क्या है कि हम लोग देख लेते हैं प्रश्न से ही कि अर्धगोला व शंकु की ऊंचाई समान है, तब अर्धगोला की त्रिज्या व शंकु की ऊंचाइयाँ एक समान होगी, तो क्या होगा हमारा, पाई बराबर आर हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बट्टे शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा फॉर्मूले पे सेट करें क्या, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं कि 2 पाई आर स्क्वायर बट्टे पाई आर रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 2r बाई रूट अंडर 2r स्क्वायर लिख देंगे। सीधा क्रॉस करें, सबको क्रॉस कर देते हैं, काट देते हैं, जो कटने वाला है सबको काट देते हैं, सबको क्रॉस करिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 बटे रूट 2 बराबर रूट 2 बटे 1 आया, बचा। तो अनुपात क्या हो गया, मतलब ये बच गया, सबको क्रॉस करिएगा तो यही बचेगा, 2/√2 बचा। अब इसको जो है ना, मतलब कि क्रॉस कर देते हैं हम लोग, देखिए सीधा सा है, इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा √2/1। तो अनुपात क्या हो जाएगा हमारा, √2:1 आ जाएगा हमारा, ठीक है, सिंपल है, यही है। देखते हैं कि 148 का √2:1 है या नहीं है, ये हमारा सी के थ्रू हम लोग जाएंगे। श्रेणी का अगला क्रम ज्ञात करें। अब देखिए श्रेणी का अगला क्रम, ये सवाल है ना, सेम सवाल पिछले सेट में भी था, तो हम लोग देखते हैं 3, 10, 32, 111। इसमें क्या था, हमने इसको कैसे सॉल्व किया था,
पीछे से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी देख लेते हैं। इसको क्या है, हमारा सीरीज क्या है, x1 प्लस 7 गुने 1, x2 प्लस 6 गुने 2, यही है ना, x3 प्लस 5 गुने 3 और x4 प्लस 4 गुने 4। x4 तक ही पूछ रहा है, तो x4 कितना है, 111 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 160। 111 गुने 4 भी तो करना है, 111 गुने 4 प्लस 16, ठीक है ना। तो 444 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये 460 हो जाएगा क्या, ये 460, ये रहा 460 हमारा सही उत्तर। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये वाला 150 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब ये व्यंजक है, ये थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा हल्का सा जो है दिक्कत वाला हो सकता है क्वेश्चन। देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नहीं सॉल्व हुआ तो भी क्या होगा, बाद में कर देख लेंगे इसको, ठीक है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि माना दिया गया व्यंजक को x मान लेते हैं, कि व्यंजक को x मान लिया पहले, ठीक है ना। अब क्या हो गया, √2 प्लस x बराबर x हो गया, ठीक है। अब 2 प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो गया। यहाँ कोई दिक्कत। अब इसको थोड़ा सा और तोड़ देते हैं, थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, कोई फ़र्क पड़ेगा, यही तो x है, -2 बराबर 0 हो गया। x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, चाहे तो यहाँ पे 1 कर सकते हैं, 1x माइनस 2 नहीं लिखा मैंने। अब देखते हैं हम लोग, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर क्या होगा, 0। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 2, और -1 का तो क्या वैल्यू है, इसको तो हटा दीजिए, तो 2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा 2 इसका आंसर। कितना आसान प्रश्न है, ठीक है ना। तो ऐसे आसान प्रश्न ही आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशंस में, कुछ यहाँ वहाँ से मैथमेटिक्स उठा के नहीं देंगे। और हमने अभी भी देखा था कि हमारा पूरा जो प्रश्न था ना, वो हमने 35 मिनट में हमने पूरा जो है पीछे का क्वेश्चन कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। तो एग्ज़ाम में भी आपको बस 35 से 40 मिनट में ही सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, जितने आते हैं उतने तो हल हो ही जाएंगे। बाकी जो नहीं आते हैं उसको लेके दिमाग लगाने होते हैं कई बार। और बाकी जो प्रश्न है ना, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन है ना, उसके लिए 15 मिनट मोर देन इनफ है। 15 मिनट में सारे प्रश्न जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऐसे हों जिनमें डेटा गलत हो या उसके ऑप्शंस गलत हों, तो उसको लेकर के कभी दिमाग मत लगाइएगा। 150 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो कि बहुत बकवास होंगे, तो उन बकवास क्वेश्चंस में कभी भी अपना टाइम मत ख़राब करिएगा, आराम से आगे की तरफ बढ़ जाइएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक लगातार देखते रहिए और खूब लाइक करिए, खूब शेयर करिए। धन्यवाद।